to his profound knowledge of the Indian marketplace and his willingness to take risks. He is now pursuing another groundbreaking idea with the development of Cricket, an innovative fantasy cricket app that compensates cricketers for their performance. It is an absolute honor to invite one of India's most promising young executives, Mr. Rashneet Grover. Can we have a thunderous round of applause for Mr. Rashneet Grover? फाइनली यार बहुत खुशी हो रही है मेरे को, आज इंग्लिश नहीं बोलनी पड़ेगी। कहीं पर टॉक देने जाओ तो भी इंग्लिश बोलनी पड़ती है, इंटरव्यू लो तो भी इंग्लिश बोलनी पड़ती है, तो आज बेस्ट डे है मेरे लिए। एंड ऑल थैंक्स टू रशनीत सर फॉर दैट। सो सर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, हम बहुत कुछ सीखेंगे बच्चे आपसे। थैंक्स फॉर टेकिंग आउट द टाइम। सो सर आप कुछ मतलब कहना चाहें स्टूडेंट्स के लिए? ट्रिपल आईटी के सर फर्स्ट क्वेश्चन सर मेरा ये होगा कि जैसे स्टूडेंट्स हमारी ऑडियंस स्टूडेंट्स है तो उनसे रिलेटेड रखते हैं। सो जो स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनके पास आइडिया आ जाता है और वो मतलब हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि व्हाट शुड बी द राइट टाइम टू स्टार्ट। मतलब वो थोड़ा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बट हाँ स्टूडेंट्स को लगता है कि पहले थोड़ा एक्सपीरियंस गेन करे या सीधा आउट ऑफ द कॉलेज स्टार्ट कर दे या ग्रेजुएट होकर स्टार्ट करे। तो इस पे आपके क्या थॉट्स है कि व्हेन शुड अ स्टूडेंट स्टार्ट हिज एंटरप्रेन्योरियल जर्नी? आवाज़ आवाज़ दमदार आवाज़ आ रही है? पीछे वालों को आवाज आ रही है ना? फ्रंट बेंचर्स को कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो ये तो क्या होता है? एक तो ना जो मॉडरेटर है उसको हमेशा सबसे सुस्त आदमी होता है। मतलब पहले ही क्वेश्चन आप बता दो जी, कुछ बता दो हमारे बच्चों के बारे में। कुछ इसने क्वेश्चन लिखे नहीं होंगे, नोटबुक भी ऐसी खाली पड़ी है, मैं बता रहा हूँ। झाँक रहा है उसके अंदर कुछ है नहीं। मेरा तो सिंपल ही चीज़ है कि क्यों बनना एंटरप्रेन्योर। इसीलिए तो दो लोग बोल रहे हैं ना कि आप बता दो कि एंटरप्रेन्योरशिप कब करनी चाहिए। कब तो बात की बात आएगी, करनी भी है नहीं करनी है पहला क्वेश्चन है। कुछ करना है वो टाइमिंग तो नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्यों बनना एंटरप्रेन्योर? जिनको बनना है उनके लिए नहीं क्यों? तो यार एक ना अभी फेज चल रहा है जहाँ पे पहले एक फेज था सबको एमबीए करनी थी, कूल चीज़ थी, पैसे बनते थे या सबको लगता था अच्छी जॉब लगेगी तो सब एमबीए करते थे। अब वो कूल फेज हो गया एंटरप्रेन्योरशिप का, तो सबको फाउंडर बनना है। फाउंडर ऑफ एक्स, वो एक्स करती क्या है फर्क नहीं पड़ता, बट सबको फाउंडर बनना है। तो मेरे को तो जो सेकंड क्वेश्चन है कि कब करना है वो एक डेरिवेटिव क्वेश्चन है। प्राइमरी क्वेश्चन तो यह है कि करना क्यों है। अगर करना क्यों है का जो सवाल का जवाब तुम्हारे पास है, सेकंड वाला क्वेश्चन अपने आप आंसर हो जाता है कि कब करना है। ठीक है, अगर तुम अभी भी यही सोच रहे हो कि क्या मैं कॉलेज के बाद नौकरी करूं या मैं फाउंडर बनूं, तो सीधा जवाब है नौकरी कर ले भाई, क्योंकि वो सवाल होना ही नहीं चाहिए। अगर तुमको जेन्युइनली कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, कुछ एंटरप्रेन्योर बनने की तरफ पहल करनी है, तब तो दूसरा ऑप्शन ही नहीं है ना लाइफ में, नौकरी करनी ही नहीं है बॉस। तो कॉलेज के बाद ही कर लेंगे। ठीक है, अगर तुम अभी भी सोच रहे हो कि कब करना है, तो अभी तुम्हारे अंदर से आवाज़ नहीं आ रही है एंटरप्रेन्योर बनने की जेन्युइनली, क्योंकि या तो आइडिया नहीं है, या तुम्हारे पास को फाउंडर नहीं है, या कॉन्फिडेंस नहीं है, या पैसा नहीं है। चारों में से कुछ भी हो सकता है, बट एसेंशियली यू आर नॉट रेडी टू डू इट। तो मेरे को तो यही लगता है कि इतनी ना जल्दी में मत रहो। एवरीथिंग हैज, जब तक कोई चीज़ ऑर्गेनिक होती है ना बहुत सही चलती है। द मोमेंट यू ट्राई टू पुश इट, तब चीज़ें खराब होनी शुरू होती हैं। अब चैलेंज क्या है कि साला 22 साल 23 साल का बच्चा जेप्टो का फाउंडर बन जाता है। यही है ना रोना कि भाई तुम्हारे माँ बाप तो यही बोल देंगे ना, साले तू निखत है, तू 24 साल का हो गया, तू क्या करता है।
ठीक है, ये तो 22 साल का लड़का मल्टी मिलियनियर बन गया है। तो हर कोई ना प्रेशर में आके फाउंडरशिप करने पे या फाउंडर बनने पे आ गया, विच आई डोंट थिंक इज द राइट थिंग टू डू। अगर तुमको जेन्युइनली कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने को मिली है और बहुत ही मन कर रहा है करने का, तो इमिडिएटली आफ्टर कॉलेज कर लो। हाँ, दूसरी चीज़ एक ये है कि अगर कहीं पे है कि नहीं एक्सप्लोर करना है यार, पहले देखते हैं एंटरप्रेन्योरशिप होती क्या है, तो एटलीस्ट इतनी हिम्मत तो रखो कि कॉलेज से तुम स्टार्टअप ज्वाइन कर रहे हो जॉब में। मतलब अगर तुम एक तरफ क्वेश्चन पूछ रहे हो कि मैं कब करूं, और फिर तुम नौकरी कर रहे हो केपीएमजी में या एक्सेंचर में, तो तुम उस क्वेश्चन के जवाब से दूर भाग रहे हो, ठीक है, क्योंकि वहां पे जाके कुछ नहीं मिलने वाला। मतलब एटलीस्ट तुम्हारा ये क्वेश्चन आंसर नहीं होने वाला कि मेरे को एंटरप्रेन्योर बनना है नहीं बनना है। अगर वो जेन्युइनली वो क्वेश्चन को आंसर करना है, तो जाके जोमेटो में काम करो या कोई और स्टार्टअप में काम करो, जहाँ पे तुमको पता लगेगा कि यार स्टार्टअप करना होता क्या है, रियल एक्सपीरियंस मिलेगा एंड रियल जवाब मिलेगा उस सवाल का। सो दैट्स माय 2 बिट। गुड आंसर सर। जोमेटो तो वैसे अब थोड़ा बड़ा हो गया, बट आई वुड से कि और अर्ली स्टेज में काम करो तो असली हवा लगेगी। सो सर, सेकंड क्वेश्चन इज आल्सो रिलेटेड, इसी से रिलेटेड है कि जैसे आजकल स्टार्टअप्स का बहुत ट्रेंड हो गया है, मतलब ट्रेंड में आ गया, हर किसी को फाउंडर बनना है, तो इस वजह से बहुत सारे सूडो फाउंडर्स या नकली फाउंडर्स बोलेंगे कि आ गए हैं मार्केट में। और खासकर कई बार देखता हूँ मैं कि स्टूडेंट्स जो है स्टार्टअप को पढ़ाई से एस्केप करने के लिए यूज़ करते हैं कि भाई मेरा तो स्टार्टअप है इसलिए मैं नहीं पढ़ रहा। तो मेरे कई ऐसे दोस्त थे जो पूरा दिन सोते रहते थे और बोलते थे कि भाई हमारा तो स्टार्टअप है इसलिए हम तो पढ़ाई नहीं कर रहे, और ना पढ़ रहे होते थे ना स्टार्टअप कर रहे होते थे सही से। सो एंटरप्रेन्योरशिप की एक लोनली जर्नी भी होती है, लोनली पार्ट भी होता है, जिसमें हार्डवर्क होता है, लाइफस्टाइल शिफ्ट होता है, सेल्फ डिसिप्लिन वगैरह होता है, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। तो उसमें आपकी जर्नी में कोई ऐसा पार्ट है जिसके बारे में किसी को ना पता हो, और इस जर्नी की के बारे में आपके क्या थॉट्स हैं, मतलब जो ये लोनली पार्ट है? ये लोनली पार्ट तो बहुत होते हैं, बट वो ग्लैमरस नहीं होते, ठीक है, तो किसी को सुनने नहीं है, तो इसलिए वो इतना टॉक्ड अबाउट भी नहीं होते। नहीं, ये बात देखो, मैथ्स एंड ऑफ द डे घूम फिर के सब चीज़ मैथ्स पे आ जाती है। 99% ऑफ स्टार्टअप्स फेल, ठीक है, तो इट्स अ गुड प्लेस टू हाइड। मतलब छुपन छुपाई अगर खेलनी है, ठीक है, तो सही जगह छुपने की ढूंढनी होती है। तो अगर तुमको लाइफ में छुपन छुपाई खेलनी है तो स्टार्टअप बहुत सही जगह है छुपने की, क्योंकि तुम बोल तो साले 99 फेल होते हैं, तो मैं भी हो गया तो कौन सी बड़ी बात थी, ठीक है, क्योंकि कोई आके ये देखने नहीं वाला कि तुम फेल एफर्ट मार के हुए हो या फेल मतलब नेटफ्लिक्स पे सीरीज देख के और सो के और माल फूक के हुए हो। किसको पता? तुम तो बोल दो कि भाई मैंने बहुत सही करा था, वो साला दूसरे वाले एक लड़के को ना मेरे आइडिया पे इन्वेस्टमेंट मिल गई इसलिए साली मेरी नहीं चली, वरना तो मैं उसकी मार लेता, ठीक है, और भाई पता लगा ये तो साला माल फूक के सोते रहता था, ठीक है। और बेस्ट एक्सक्यूज है जी, मैं तो स्टार्टअप फाउंडर हूँ, मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ, तेरे को नहीं पता, तू नौकरी की तैयारी कर भाई, ठीक है। और तो आई कैन अंडरस्टैंड कि एक ना बहुत अच्छी जगह बन गई है छुपने के लिए, कि कुछ नहीं करना तो बोल दो मैं स्टार्टअप कर रहा हूँ, बट एंड ऑफ द डे गेम तो डिसिप्लिन की है ही है, मतलब एंड मेरे लिए मैं यार बहुत डिसिप्लिन बंदा हूँ वैसे इन जनरल, ठीक है, मतलब लास्ट सेमेस्टर में 10 मारी मैंने, उसके लिए अलग लेवल ऑफ डिसिप्लिन चाहिए होता है। जबकि पता है कि साला एक स्टैनफोर्ड का एमएस का लेटर भी पढ़ा है, एक IIM अहमदाबाद का MBA का लेटर भी पढ़ा है, उस सेमेस्टर में 10 मारना के लिए डिसिप्लिन चाहिए। और उसके बाद भी लाइफ में कुछ भी करना है तो डिसिप्लिन तो चाहिए। तो अगर तुम सोच रहे हो ना कि यार सिर्फ क्रिएटिव चीज़ है कि मेरे पे एक स्ट्रीक ऑफ क्रिएटिविटी है और मेहनत साला कोई और कर लेगा, डिसिप्लिन कोई और कर लेगा, मैं तो बताता रहूँगा, मैं तो फाउंडर हूँ, मैं इसको बताऊँगा देख कैसे कर लेंगे मार्केट में, ऐसे कर लेंगे, उससे नहीं होने वाला। बहुत डिसिप्लिन चाहिए, बट उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते बिकॉज दैट विल ड्राइव यू अवे फ्रॉम डूइंग एंटरप्रेन्योरशिप। ग्लैमरस पार्ट ये है कि हाँ पैसा बड़ा होता है और अगर बिजनेस बड़ा हो जाता है तो नाम बड़ा होता है, विच इज़ वॉट इज अट्रैक्टिंग मोस्ट पीपल, बट देर इज ऑफ कोर्स दी हार्ड पार्ट टू इट एज वेल। सर, तो कॉलेज की अगर सर बात आपने करी थी, तो कॉलेज में सर आप मतलब बिल्कुल पढ़ने लिखने वाले थे क्या, आप थोड़ा मजे वजे भी करते थे? नहीं, मैं बिल्कुल मज़े नहीं करता था, ये फैक्ट है। मैं
अब मैं तेरे को बताता हूँ, एक तो मैं डे स्कॉलर था, वो हंसने की क्या बात है। तो अब वो डे स्कॉलर जो होते हैं ना, वो ऐसे ही थोड़े बच्चे होते हैं, मतलब वो हॉस्टल नहीं गए होते, वो माँ बाप के साथ रह रहे होते हैं, तो उनका स्कूल चल रहा होता है इन सम सेंस। दूसरा, पहले सेमेस्टर में मैंने थोड़ा वेलाबंदी करी, तो मेरी 7.5 आई थी, 7.5 SGPA। फिर मेरे को थोड़ा झटका लग गया कि साला ये 7.5 में तो कुछ नहीं होने वाला, बिकॉज होता क्या है कि जेई की प्रिपरेशन करते करते ना इंसान इतना थक गया होता है, और उसके बाद फिर आईआईटी में एडमिशन हो जाए तो तुमको लगता है, माँ बाप ने यही बोला था बेटा एक बार आईआईटी पहुंच जाओगे लाइफ सेट है, ठीक है। तो मेरे को भी पहले सेमेस्टर में लगा मैं तो पहुंच गया, मेरी लाइफ सेट है। बट वो सब झूठ है। साला वो कभी लाइफ सेट नहीं होती, साला 40 साल का हो गया अभी भी मेरी लाइफ अनसेट ही है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में मैं थोड़ा ढीला पड़ा, तो 7.5 मारी, फिर मेरे को लगने लग गया सुपर स्मार्ट लोग हैं इन इंजीनियरिंग इन जनरल, हमारे बैच के बंदे सब स्मार्ट ही होते हैं, ठीक है ठीक है। वो हर एक का मोटिवेशन लेवल ऊपर नीचे होता है, बट स्मार्टनेस में तुम क्वेश्चन नहीं कर सकते इन जनरल। तो फिर मेरे को लगा कि पढ़ाई करनी पड़ेगी, तो मैं हर सेमेस्टर में उसके बाद आई थिंक नैली मारी है, साड़ी नैली मारी है। उसके बाद वो मारने के लिए एफर्ट लगता है यार, मतलब तुमको लग रहा है ना किसी की नैली ऐसे आ जाती है तो तुम भी मार के देख लो नहीं आती, एफर्ट लगता है, तो मेहनत बहुत करी है। मैंने सिर्फ लास्ट सेमेस्टर में मतलब लास्ट के 2 सेमेस्टर में मस्ती मारी। जब मैंने क्या किया था, 2 साल इंजीनियरिंग इंडिया में पढ़ी, फिर 1 साल एक्सचेंज के लिए चला गया फ्रांस। अब फ्रांस में मेरे को एडवांटेज ये था कि मेरे ना क्रेडिट्स ऑडिटेड थे। ऑडिटेड का मतलब आपको क्रेडिट्स कमाने थे, सिर्फ पास होना था। फ्रांस के ग्रेड इंडिया में काउंट नहीं होते थे, ठीक है। तो मैंने 3 सेमेस्टर नैली साड़ी नैली मारी, तो मेरी जो पहले 4 सेमेस्टर की CGPA थी वॉज ऑल्सो माई CGPA एट द एंड ऑफ द 3rd ईयर, ठीक है, क्योंकि क्रेडिट्स काउंट हो गए, ग्रेड्स काउंट नहीं हुए। लास्ट सेमेस्टर में मैंने मस्ती मारी थोड़ी, बिकॉज तब तक मैंने बंदी पर डाली थी, तो मैं घूमता रहता था। और दूसरा, मैं MBA की प्रिपरेशन कर रहा था, उसमें कुछ प्रिपरेशन नहीं होती, टाइम पास होता है। बेसिकली एप्टीट्यूड टेस्ट के नाम पे तुम बोलते थे मैं क्लास जा रहा हूँ, वो किया। तो वो बस लास्ट सेमेस्टर में थोड़ी मस्ती मारी, अदरवाइज तो मैं सीरियस था। IIM में भी आई वॉज लाइक लगे रहता था, पढ़ाई करता रहता था। तो हाँ, थोड़ा सा मेरी ना लाइफ रिवर्स में चल रही है। आई बिकेम मोर इंटरेस्टिंग एट द एज ऑफ 38 देन आई वाज एट द एज ऑफ 19। तो थोड़ी रिवर्स लाइफ है। तो थोड़े इंग्लिश बच्चे से बता देता हूँ, नैनी 9 होता है, 10 ही 10 होता है। सो इससे अगला सर क्वेश्चन मेरा बर्न से रिलेटेड है, तो बर्न भी बता देता हूँ। बर्न मतलब जो लॉसेस आजकल स्टार्टअप में सुनने को मिलते हैं। तो सर जो लास्ट डेकेड था, जब मैं भी एंटरप्रेन्योरशिप सीखना स्टार्ट कर रहा था, तो मैंने देखा कि बर्न को, हालांकि टेक स्टार्टअप्स में लॉस मेकिंग होती है क्योंकि वो एक लंबे विजन पे काम कर रहे होते हैं, बट बर्न को बिल्कुल ऐसे नॉर्मलाइज कर दिया है कि जैसे कुछ गलत ही नहीं है उसमें। एंड हमेशा रेवेन्यू की बात हो रही होती थी, प्रॉफिटेबिलिटी की कोई बात ही नहीं करता था। तो उस चीज़ के बारे में आपका क्या सोचना है कि मतलब क्या ये सही है, बर्न होना नॉर्मल है, या मतलब प्रॉफिट इज द ऑक्सीजन? मेरा इन जनरल व्यू है कि जो हो रहा है मार्केट में वो सही है बाय डेफिनेशन, मतलब अदरवाइज कुछ और हो रहा होता। सी, बर्न को लेके मेरा सिंपल व्यू है कि कंपनीज में बर्न इसलिए है बिकॉज इन्वेस्टर्स ने आपको मैंडेट दिया है कि आप थोड़े साल प्रॉफिट मत कमाओ, आप स्केल कमा लो पहले। तो अब जब आप स्केल कमाने पे आ रहे हो, आपका एक ही KPI है कि मेरे यूजर्स कितने हैं, मेरे प्लेटफॉर्म के थ्रू बिजनेस कितना हो रहा है, उस बिजनेस पे प्रॉफिट कितना बन रहा है वो कोई देख ही नहीं रहा। तो जब मेरे फूड चेन में मेरे ऊपर एक इन्वेस्टर बैठा है और वो इन्वेस्टर ने मेरे को बोल रखा है कि बॉस देख, मैं तो पैसा लगा रहा हूँ, तू अभी स्केल X पे है, तू 10x स्केल पे पहुंच जा, मैं और पैसा लगा दूंगा, ठीक है। तो मेरे को फॉर्मूला इन्वेस्टर नहीं दे दिया सामने से आके कि ये फॉर्मूला है, तू 10x पे पहुंच गया, मैं इतने पैसे लगा दूंगा इतनी वैल्यूएशन पे। तो बॉस फिर ठीक है, लाइफ सेट है ना, मेरे को कुछ दिख ही नहीं रहा, मेरे को X से 10x पे जाना है। अब उसमें पैसे खर्च ज़्यादा हो रहे हैं, यूनिट इकोनॉमिक्स नहीं बैठ रही है, जो भी हो रहा है,
दैट इज अ डेरिवेटिव, दैट्स नॉट व्हाट आई एम चेजिंग और ट्रैकिंग. मैं तो ट्रैक कर रहा हूँ कि मैं x से 10x पहुँच गया नहीं पहुँच गया. तो इन सम सेंस अ लॉट ऑफ द लॉसेस जो अभी स्टार्टअप्स में है या जो बर्न स्टार्टअप में है, वो इसलिए है बिकॉज इन्वेस्टर ने आपको खुली छूट दे रखी है बर्न करने की. अब वो छूट 2021 तक की थी, क्योंकि हर एक का कोई बाप होता है. तो जब मार्केट ऊपर जा रही थी, इन्वेस्टर्स भी जो सो कॉल्ड वीसी इन्वेस्टर्स होते हैं ना, इनका खुद का पैसा नहीं होता, पहले बात समझो, ठीक है. उसके बाप का पैसा नहीं है. उसने भी सामने किसी और इन्वेस्टर से उठा के एक फंड बनाया और उस बंदे का पैसा लगा रहा है. एट बेस्ट जो वीसी होता है उसका खुद का पैसा 5% लगा होता है, एट बेस्ट मैं बोल रहा हूँ. नॉर्मल सिनेरियो में उसका 1% भी खुद का नहीं लगा होता. तो जब मार्केट यूएस में ऊपर जा रही थी, तो जो वीसीज यूएस में इन्वेस्ट करते थे वही इंडिया में आए, ठीक है. उनको लगा अरे वाह, यूएस में हमने बिजनेस को इसको ऐसे ग्रो करा, पहले स्केल आ गया, बाद में बहुत कैश आया, तो हम इंडिया में भी सेम करेंगे, पहले स्केल लाएंगे, बाद में बहुत प्रॉफिटेबिलिटी आ जाएगी. तो उन्होंने दबा के पैसे लगाए. पिछले 10-12 साल मतलब अंधाधुंध पैसा लगा हिंदुस्तान में. 21 के बाद यूएस में स्टॉक्स नीचे जाने लग गए, ठीक है. अब जैसे ही यूएस में स्टॉक्स नीचे जाने लग गए, इनका व्यू चेंज हो गया. इनको लगने लग गया कि बॉस अब नेक्स्ट पैसा कौन लगाएगा. अगर मैंने कंपनी में आज पैसा भी लगा दिया, नेक्स्ट राउंड में लगाने के लिए कोई बंदा ही नहीं है, तो अब कंपनी को पैसे कमाने पड़ेंगे. तो 21 के बाद से 2022, 2023 इट्स ऑल बीन अबाउट सेइंग सर्वाइव एंड प्रॉफिटेबिलिटी. तभी तो इतने ले ऑफ्स हो रहे हैं. भाई तुम किसी को सुबह उठ के मन तोड़ना करता है, आज मैं 10,000 बंदे निकाल देता हूँ, बहुत मजा आएगा. मतलब कोई लॉजिक होना चाहिए ना कि क्यों 10,000 बंदे निकाल रहा है भाई एक साथ मिलके. वो इसीलिए बिकॉज इन्वेस्टर ने बोल दिया देख तू महीने का $20 मिलियन खो रहा है, तेरे पास $100 मिलियन पड़े हैं, मैच कर ले 5वीं क्लास की, 5 महीने का पैसा है, मैं 5 महीने बाद नहीं खड़ा हूँ, मैं तेरा बाप नहीं हूँ, अनाथ है तू, कर ले जो करना है, ठीक है. तो जब बंदे को फीलिंग आती है अब तो मैं अनाथ हो गया, पापा पैसे नहीं देंगे, फिर वो अपने खर्चे कम करना शुरू करता है. तो इंडियन स्टार्टअप में भी सेम ही हो रहा है ना. पापा ने मना कर दिया भैया नो मोर फ्री मनी, तो अब सब लोग अपने खर्चे कम करने पे आए. तो बाय डेफिनेशन अब लोग प्रॉफिटेबिलिटी ढूंढ रहे हैं. सो 2021 तक अलग दुनिया थी इंडिया में, 2022 के बाद बहुत अलग दुनिया है. तो अगर तुम 2021 वाली दुनिया सोच के आज की डेट में बिजनेस करने बैठोगे तो 3 महीने में धंधा बंद हो जाएगा. तो सर मतलब ठीक है, मैं जेप्टो की अगर बात करें तो मतलब मेरी कोई औकात नहीं है मैं किसी के बारे में कुछ बोलूं, बट मेरे को ऐसा लगता है कि अगर हम 19 साल के एक लड़के को इतने सारे पैसे दे देंगे तो कहीं ना कहीं ठीक है, मान लो बड़ी कंपनी बन भी जाती है, आप तो कहते नहीं बनेगी, बट अगर बन भी जाती है तो उस पूरी जर्नी में कहीं ना कहीं लॉस ऑफ रिसोर्सेज होगा. कि मतलब अगर 1000 मतलब सपोज 100 करोड़ खर्च हो सकते थे तो उसकी जगह 200 हो रहे होंगे. तो वो जो लीकेज ऑफ रिसोर्सेज कहीं ना कहीं गलतियों की वजह से हो रहा होगा ड्यू टू इमेच्योरिटी ऑफ द टीम. तो ये थोड़ा फंडिंग कल्चर थोड़ा टॉक्सिक नहीं हो जाता है ऐसी चीज़ों का? ये फंडिंग कल्चर टॉक्सिक क्या मतलब, या तो तुम बोल दो कि भाई देखो हम ना एक और फंडिंग का एग्जाम रखेंगे. एग्जाम है, तूने जेई पास करा, ठीक है, अब आ जा, बस फंडिंग एग्जाम चल रहा है यहाँ पे. जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स आएंगे उसको मासा पैसे देगा, जिसकी सेकेंड रैंक आएगी उसको सिकोया पैसे देगा, जिसकी थर्ड आएगी उसको टाइगर पैसे देगा, ठीक है. फिर तुम बोल दो हाँ जी बिल्कुल मेरिटोक्रेटिक फंडिंग हो रही है देश में, ये लड़का फर्स्ट आया था, मासा सान प्लीज गिव मनी, और ऐसे चले. बट होता नहीं है ना इसमें. लाइक हमको लग रहा है यार जो पैसा लगा रहा है, माना कि वो बेवकूफ है, बट उसका धंधा ही पैसा लगाना है, तो वो भी तो इसी होप में पैसा लगा रहा है या इसी स्ट्रैटेजी में पैसा लगा रहा है कि मैंने सही बंदा चूज करा है, मैंने सही टीम चूज करी है, मैंने सही स्पेस चूज करी है, और ये मेरे को कमा के देगा. तो मैं इस बात पे जजमेंट नहीं पास करता कभी कि अरे इसको क्यों पैसा मिल गया, ये तो बेवकूफ है. बिकॉज इन जनरल मतलब मेरे को नहीं पता कि तुम्हारा डिफरेंट व्यू है, बट हर इंसान के लिए उसके बाहर सब इंसान चूतिए हैं.
भाई हर बंदे को ये लगता है ना, मैं सेंटर ऑफ यूनिवर्स हूँ, मेरे अराउंड बहुत सारी गैलेक्सी घूम रही है, ठीक है, और मेरे को सब कुछ पता है, ये सामने वाला बेवकूफ़ है, ठीक है, और दूसरे को भी ये लग रहा है कि मेरे को सब कुछ पता है, सामने वाला बेवकूफ़ है। तो हिंदुस्तान में आप किसी को भी पैसा मिलेगा ना तो कोई बोल देगा, कल को कोई मुकेश अंबानी को पैसे दे देगा ना तो कोई बोल देगा अरे यार ये तो बस रईस था तो इसको और पैसे मिल गए। ठीक है, तो मैं इस पे बिल्कुल जजमेंट नहीं पास करता भाई, खुला देश है, किसी को रिजर्वेशन पे तो पैसे नहीं मिल रहे ना, कोई ये तो नहीं बोल रहा भाई मैं जाट हूँ, जाटों को मिलेंगे जी। ठीक है, तो सर अभी जैसे आपकी वो वीडियोस बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है जिसमें आप स्कूल स्टूडेंट्स को जज कर रहे हो उनकी पिच में, तो सर मतलब मैं देखता हूँ कि आप उनके बिल्कुल मार ही लेते हो। वो 16-17 साल का बच्चा है, वो तो लोगो ही बनाएगा ना, मतलब आइडिया थॉन एक तरह से हो गया, तो वो रियलिटी चेक देने का के पीछे क्या थॉट प्रोसेस है सर? अब जब वो शो हुआ था ना, वो सारे हराम को रहे नंबर पे। अरे भाई तो जब मैं शो पे गया था, मैं स्टेज पे गया, ठीक है, और सालों ने मैंने जो बोला ना उसने एडिट में काट दिया और दिखाए जा रहे तीन एपिसोड निकाल दिए, 4 एपिसोड निकाले जा रहे हैं, ठीक है। मैंने पहले जाके, क्योंकि पेरेंट्स भी आए थे, बच्चे भी आए थे, मैंने स्टेज पे जाके शुद्ध हिंदी में समझा दिया था कि देखो, सुना दिया था, अगर बड़ों के काम में घुसोगे तो बड़ों वाली बात करना भी, सुनना भी, की भी हिम्मत रखना, ठीक है। मैं जब 16 साल का था, साला कोई 10 लाख रुपए नहीं देता था कोई भी अवार्ड जीतने के, ठीक है, मतलब साला कोई जेई रैंक 1 भी ले आता था, उसको भी 10 लाख रुपए नहीं मिलते थे। BMW मिली थी भाई। शो पे आए हो जहाँ पे तुम आइडिया पिच कर रहे हो और टोटल प्राइस मनी 10 लाख रुपए, तो जहाँ पैसे की बात आ गई, मैंने क्लियरली बोल दिया था कि अगर तुम बड़ों के काम में घुस रहे हो तो बड़ों वाली बातें होंगी। अब उन्होंने वो वाला पार्ट एडिट कर दिया, फिर लोग बोले अरे तुम मार रहे हो, बच्चों की मार रहे हैं। तो अब ठीक है यार, मतलब तुम आए मरवाने तो मरवाओ। तो सर जैसे मतलब थोड़ा मिक्स रखते हैं, थोड़ी एंटरटेनिंग बातें, थोड़ी काम की बातें भी सीखने को मिले इससे। तो सर जैसे स्टूडेंट्स हैं जो स्टार्टअप करते हैं और मतलब अब सर आप तो BMW बांट देते हो और एम्प्लॉय आ जाते हैं, आप लिंक्डइन पे पोस्ट डाल देते हो, आपकी हायरिंग कंप्लीट हो जाती है, बट एक अर्ली स्टेज स्टार्टअप फाउंडर कैसे मतलब टीम बिल्ड करे, कैसे वो क्वालिटी लोगों को अपने साथ काम कराए कम पैसों में? अंडरलाइन क्वेश्चन है कि आप में कोई स्किल तो है नहीं, बस आपके पास फेम है, ठीक है, आप उसको यूज करके धंधा बनाते रहते हो और बोल तो यही रहे। सच बोल दिया भाई। स्किल तो चाहिए ना। BMW भी आपने थोड़ा बांटी, इन्वेस्टर के पैसे तो आपने बांट दी। नहीं यार देख, चल मैं मान लेता हूँ, मेरे में कुछ नहीं है, मेरे में कुछ नहीं। देख, जब मैंने भी स्टार्ट किया था, ठीक है, वो जो तुम अभी देख रहे हो वो टुवर्ड्स द अदर एंड है कि भाई कुछ बड़ा बन गया, तुम सक्सेसफुल हो गए, तुम शो में चले गए, जनता को तुम अपील करते हो, ठीक है, तो उसके बाद तुम एक अलग गेम खेल सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल आज की डेट में तुम इलॉन मस्क को ये थोड़ी नहीं बोल सकते यार तू साले यार तू तो बस तेरे पास ट्विटर है, टिक हटाए जाओ, तो तूने नहीं, तू सबको औकात दिखाता रहता है, तूने क्या करा, ब्लू टिक हटा दिया ना, साले खरीदा इसलिए था, तू सबके ब्लू टिक हटा देगा और बोलेगा साले तू क्या राजा, क्या मंत्री, क्या सिपाही, क्या एक्टर, तुम सबकी कोई औकात नहीं है, मैंने तुम्हारी औकात छीन ली एक दिन आया, ठीक है, बट दैट्स नॉट व्हाट ही डज, राइट। मतलब वो बेचारे का रॉकेट फट गया, ठीक है, अब वो साले दिवाली तो मैं मना रहा था। मतलब उसके लेवल के पैसे होने के बाद
तुम में मोटिवेशन हो कि मैं एक रॉकेट छोड़ूंगा, साला सबसे बड़ा रॉकेट है, इज द बिग थिंग, राइट? तो हर बंदे का ना तुमको एक साइड दिखेगा, तुमको एक टू डायमेंशन में बंदा दिख रहा है, थर्ड डायमेंशन तुमको दिखती नहीं है कभी भी। नाउ कमिंग टू द मोर सीरियस क्वेश्चन कि यार जब कुछ नहीं है तब कैसे बनाए, राइट? यार जितने भी धंधे बने हैं, इफ यू टेक 106 unicorns, let's say India has 106 unicorns, you takes away second time founders, वो माइनस कर दो उसमें से, तब भी साले 90 यूनिकॉर्न ऐसी है जो फर्स्ट टाइम फाउंडर ने बनाई। सिर्फ 15-16 ऐसे निकलेंगे जो सेकंड टाइम फाउंडर या थर्ड टाइम फाउंडर की कंपनी यूनिकॉर्न बन गई, ठीक है? अब वो जो 96 में से वो 90 है भाई, उन्होंने तो वहीं से स्टार्ट किया था ना जहाँ पे तुम आज सोच रहे हो कि हम कैसे स्टार्ट करें, कि ना साला पैसा है, ना कोई टीम है, मार्केट भी पता नहीं है या नहीं है, जाके इन्वेस्टर को भी पिच करना पड़ेगा, को फाउंडर को भी पिच करना पड़ेगा, एम्प्लॉयज को भी पिच करना पड़ेगा, बनाना भी पड़ेगा, मार्केट में प्रोडक्ट भी लॉन्च करना पड़ेगा। तो सबकी स्टार्ट वहीं से हुई है, ठीक है? हाँ, जस्ट बिकॉज कोई आज के में बड़ा बन गया है तो बहुत आसान लगता है किसी को बोलना यार कि सर आपके लिए तो अब आसान हो गया, ठीक है? बट स्टार्ट सबकी सेम ही जगह हुई है। नाउ घूम फिर के दैट इज व्हाट द हसल इज, नो? सी इफ इट वाज, इफ मैं एक चीज बोलो, कंट्रोवर्शियल नहीं होनी चाहिए, बट इफ बिकमिंग अ सक्सेसफुल फाउंडर वाज एज इजी एज बिकमिंग एन इंजीनियर, ठीक है? तो क्या बात थी? तो कि वो हम इंजीनियर जैसे बनते हैं वैसे ही सब फाउंडर बन गए। एंड अगर सक्सेस रेशियो इन बिकमिंग अ फाउंडर और इट वाज सो इजी, व्हाई वुड दिस बीइंग अ फाउंडर बी सो रिवॉर्डिंग? सी एंड ऑफ द डे जो सक्सेस केसेस हैं उनका रिवॉर्ड सुपीरियर क्यों है? बिकॉज परसेंटेज सक्सेस केसेस कम है, ठीक है? तो प्रोसेस सबके लिए सेम है, कोई वो गुरु मंत्र नहीं है कि जी पहले महीने में क्या करना है, पहले दिन में क्या करना है, पहले हफ्ते में क्या करना है। यू जस्ट हैव टू हसल। हाँ, एक चीज ये है कि मान के चलना चाहिए कि इट इज अ लॉन्ग हॉल। बहुत ही कम केसेस में होगा कि साला लॉन्च करा और आग लग गई, या 2 साल में भी आग लग गई, या 3 साल में भी आग लग गई। आई नो सो मेनी फाउंडर्स जिनके लिए 5वां प्रोडक्ट 7वें साल पे जाके चला, ठीक है? मेन चीज है गिव अप नहीं मारना है, बिकॉज हो नहीं पता, जो बंदा 5 प्रोडक्ट बना के 6ठे साल पे गिव अप मार गया, वो साला 1 साल दूर था इंक्रीमेंटली फ्रॉम रियली मेकिंग इट बिग। तो परसिवियरेंस होना जरूरी है, मेरे को ये लगता है, बाकी किसी चीज से, बिकॉज तुमको नहीं पता कि साला वो कब क्लिक करेगा। बट अगर ये सोच रहे हो ना कि यार 1 साल ही लगाऊंगा, साला चलेगा तो चलेगा वरना तो मैं गिव अप मार दूंगा, तो वो 1 साल बहुत जल्दी आने वाला है, ये मान के चलो। तो थोड़ा गलत लेके इसमें क्वेश्चन, तो मतलब अगर फेम से पहले की भी बात करें, जब आपने जॉब से स्टार्टअप में ट्रांजिशन किया था, तब भी आपके लिए कंपैरेटिवली इजी रहा होगा बिकॉज यू हैड सो मच इन योर बकेट। लाइफ में सब कुछ इजी था शुरू से। मतलब कंपेयर टू अ स्टूडेंट, तो इसलिए टीम बिल्डिंग का, बट वी गॉट द आंसर। नहीं, तेरे क्वेश्चन गलत। दूसरे की लाइफ में इजी रहा मुश्किल रहा इज नॉट गोइंग टू चेंज योर लाइफ। 2 तरीके हैं, या तो तुम क्रिप मारने, भाई तुम बोलो कि मेरे को तो क्रिप मारना है, ठीक है? तो फिर तुम बोलते रहो जी हाँ जी इसके पास तो पहले से था, ये तो IIT नहीं गया, ये तो इन्वेस्टर को जानता था, ठीक है? Anyone who's genuinely in the market to solve will never look at the other person. क्या फर्क पड़ रहा है सामने वाले के पास क्या है क्या नहीं है, जायज़ है नाजायज़ है, क्या फर्क पड़ रहा है? एंड ऑफ द डे साले उसने तो मेरे को देना नहीं है, मेरे को तो अपनी लाइफ और अपनी जर्नी खुद ही करनी है। तो मैं उसको थोड़ा एब्सोल्यूट टर्म्स में देखता हूँ कि बस मेरे को नहीं फर्क इन सम टाइम, मतलब बहुत ही प्योरेस्ट व्यू है, बट मैं ना ट्रैक ही नहीं करता मार्केट में हो क्या है, किसको पैसा मिल गया, क्यों मिला, मार्केट में क्या प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है। वो आपको बायस करेगा, आपको डराएगा कि नहीं यार ये आ रहा है मार्केट में, ये आ रहा है। बेस्ट है अपना फोकस रहो कि बॉस मेरे को ये करना है, मैं कस्टमर की बात सुन रहा हूँ, ठीक है? मार्केट में ऐसा कुछ और प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है,
अब आसपास कुछ भी हो रहा है उसके, किसी की फंडिंग हो रही है, किसी की टीम बन रही है, जस्ट वो डिस्ट्रैक्शंस इन लाइफ, क्यों देखिए, क्या फर्क पड़ेगा? फालतू का रोना नहीं है, अपने काम पे ध्यान रखो. सो सर, इम्पोर्टेंस ऑफ अ को फाउंडर मतलब समझना चाह रहे थे आपसे कि जैसे अभी आपने क्लिक पे स्टार्ट किया तो उसमें भी यू नो फाउंडर को फाउंडर. सो जैसे मैं सोलो फाउंडर हूँ इन अ वेरी ऑपरेशनली हैवी स्टार्टअप, तो आपको क्या लगता है कि इज इट इवन पॉसिबल फॉर सोलो फाउंडर्स टू मेक, और इज इट लाइक क्या इंपॉर्टेंस होती है को फाउंडर की? ये सोलो फाउंडर अच्छी चीज़ है, मतलब साला 100% कंपनी अपने पास है. किसी की सुननी नहीं है, किसी को बताना नहीं है. तो एंड ऑफ द डे यार, इफ यू कैन पुल इट ऑफ अलोन, सो इट्स द बेस्ट थिंग. ठीक है कि तुम खुद के ही मालिक हो, खुद ही काम कर रहे हो, सक्सेस भी 100% तुम्हारी है, फेलियर भी 100% तुम्हारा है. मेरे को लगता है को फाउंडर तुमको तब लेना चाहिए जब तुमको लग रहा है कि मेरे में एक स्किल सेट की कमी है, या मेरे को एक स्किल सेट चाहिए जहाँ पे मैं एफर्ट नहीं डाल सकता. सो फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट डू कोडिंग, मतलब आई कांट कोड टू सेव माई लाइफ, आई एम वेरी क्लियर. एंड इट इज़ नॉट बिकॉज आई एम नॉट स्मार्ट इनफ, वो भी है, मैं एम ऑल्सो नॉट स्मार्ट इनफ, बट इट डजंट अपील टू मी. मेरे को लगता है कि अगर मैं खुद कोड लिखने बैठूंगा, उससे अच्छा मैं अगर अपना दिमाग लगाऊंगा मार्केट में, वो मार्केट में दिमाग लगाना इज गोइंग टू गिव मी मोर एफर्ट. सो देयरफॉर फॉर द टेक साइड ऑफ थिंग आई ऑलवेज टेक अ को फाउंडर अलोंग. बट अगर तुम्हारे को कोडिंग में भी इंटरेस्ट है, राइट, और तुमको लगता है नहीं टेक स्टार्टअप है, मैं टेक वाला पार्ट भी संभाल लूंगा, ठीक है, मे बी विद एन इंजीनियर, विद अ CTO, whoever, राइट, तो बीइंग अ सोलो फाउंडर इज प्रॉब्ली द बेस्ट थिंग, क्योंकि तुम पूरा 100% इक्विटी पूरा ही विन, 100% लॉस तुम्हारा है. बट सर थोड़ा अलग क्वेश्चन है ये, तो अंकुर वारिकू के बारे में अंकुर वारिकू से, सो मैं बिल्कुल अंकुर वारिकू का फैन नहीं हूँ, बट आपको क्या प्रॉब्लम है ये जानना चाहते हैं. नहीं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है. और उसका नाम सेम लाइन में लाने से क्या प्रॉब्लम? नहीं, मेरे को सो ये प्रॉब्लम होती है सारा, लोग ना आगे वाली चीज़ नहीं देखते, बीच वाली नहीं देखते, एक चीज़ पर अटक जाते हैं. ये सालों जुकरबर्ग ने शॉर्ट्स और ये सब बनाए इसलिए ताकि साले 1.5 मिनट में बात खत्म हो जाए, कलेश हो जाए. भाई 1 मिनट 35 सेकंड का बना देता तू शॉर्ट्स, तो देख में क्या पूरी बात हो जाती. सो माय थिंग इज कि यार डोंट कंपेयर वन इंडिविजुअल विद अदर इंडिविजुअल. मैं ये भी बोलने को तैयार हूँ कि भाई मेरा नाम और इलॉन मस्क का नाम सेम लाइन में मत ले, ठीक है. अब तू बोल दे हाँ क्योंकि इलॉन मस्क ऑफेंड हो जाएगा, क्लियर, ठीक है. मेरे को जेन्युइनली ये लगता है कि यार हर कोई एक इंडिविजुअल है, ठीक है, तो उसको बकेट में मत डालो. भाई ठीक है, मैंने गलती करी किताब लिखने की, अगर मैंने गलती करी किताब लिखने की, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि मैं अंकुर वारिकू हो गया है. यार किताब की मार्केटिंग कर गई यार. तो तुमने फालतू में अंकुर वारिकू की मार ली उस बात पे, न्यूज़ बना के, ठीक है, ऐसा कुछ था ही नहीं. थोड़ी सी किताब की मार्केटिंग भी कर देते हैं भाई, पढ़ लेना सारे, दुबलापन सर की बुक है, बहुत अच्छी नहीं, है. नहीं, एक सेकंड, तेरी मार्केटिंग से मेरी किताब बिक गई है. सोलो फाउंडर होने के ना एक नुकसान भी है थोड़े. कोई हवा में चढ़ा दे तो भाई उड़ जाता है, दूसरा को फाउंडर होता नहीं नीचे खींचने के लिए सारे. थोड़े सीरियस क्वेश्चन पे आते हैं. तो सर जैसे आजकल बहुत बज़वर्ड्स हैं, जैसे AI, ML, Web3, मेटावर्स, सो और इनसे रिलेटेड अगर कोई स्टार्टअप करता है तो बहुत इजी हो जाता है थोड़ा, मतलब इन्वेस्टर से फंड रेज करना थोड़ा कंपैरेटिवली इजी होता है इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम. जैसे अगर मैं अपना एग्जांपल लूँ,
हम कबाड़ उठाते हैं, तो दैट इज अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, वो चैट जीपीटी से नहीं होगी सॉल्व। सो क्या मतलब इसके, और अब अगर हम बात करें कि जैसे चांदनी चौक या चावड़ी बाजार के जो प्रैक्टिकल बिजनेसेस हैं, उनकी रेवेन्यू कई बार जो हमारे आजकल के 100-150 करोड़ रेवेन्यू वाले बिजनेसेस हैं जिनकी वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, उससे कई बेटर और प्रॉफिटेबिलिटी भी कई बेटर है, तो कैसे हम इन्वेस्टर्स को उन चीज़ों के बारे में समझाएं जो अनसेक्सी लगती है इन्वेस्टर्स को? ये वो समझा कैसे सकते हो? सी तुम तो पिच मार सकते हो ना। अब किसी ने ठान रखी है कि मैं तो बिल्डिंग से कूदने वाला हूँ और मेरे को उसी में मजा आएगा, तो वो कूदेगा ही। तुम तो भी पिच को पिच मार सकते हो, भाई मत कूद, मतलब 60 माले की बिल्डिंग है, साले तू बचेगा नहीं, तूने पैराशूट नहीं पहना, तुम तो यही सिखा सकते हो ना। तो अब मैंने क्या बोली, प्रॉब्लम सी बज़वर्ड यूज करके ना तुमको लग रहा है इन्वेस्टमेंट उठ जाती, नहीं उठती। एंड इन्वेस्टमेंट उठाना कोई वैलिडेशन ही नहीं है, किसी बात की कोई वैलिडेशन नहीं है। एंड ऑफ द डे यार इन्वेस्टमेंट उठाना एक लायबिलिटी उठा रहे हो, तुम समझो, मतलब किसी का कर्जा उठा रहे हो, सूद समेत लौटाना। अनफॉर्चुनेटली इतना ग्लैमराइज हो चुका है ना इंडिया में पैसा उठाना कि कोई हमने उसको बैलेंस शीट में लायबिलिटी से एसेट साइड पे ला दिया कि भाई मैंने मासा सान से पैसे उठा लिए, तो भाई पता नहीं मैंने क्या फोड़ दिया। एंड ऑफ द डे इफ यू कट आउट मासा, व्हाट हैव यू रेज्ड? यू हैव रेज्ड द लायबिलिटी। तुमने किसी से पैसे उठाए हैं, कमा के देने हैं सूद समेत, और यहाँ पे तो सूद भी बहुत डीप वाला सूद लगना है, मतलब यहाँ पे तो उसको 40-45% का IRR चाहिए, वो 10-15% ब्याज वाला बंदा भी नहीं है ये। तो उसको वैलिडेशन मत मानो फॉर एनीथिंग। एंड इफ यू स्टार्ट थिंकिंग कि नहीं यार ये पैसा उठाना और वैल्यूएशन लगाना वैलिडेशन नहीं है, तो सब कुछ सॉर्टेड है ना। अब कोई चावड़ी बाजार में बहुत लोग धंधे करते हैं, हजारों करोड़ के धंधे करते हैं। मतलब मैं इंडिया घूम रहा हूँ, मैंने कोल्हापुर जगह जैसी जगह में एक बंदा देखा है, वो 1.5 लाख स्क्वायर फीट की दुकान पे साड़ियाँ बेचता है, ठीक है, 1000 करोड़ का टर्नओवर है साल में, साड़ियाँ बेचता है होलसेल पे। तो ऐसे हिंदुस्तान में बहुत कमाल के धंधे हैं जो उनको कभी समझ भी नहीं आएंगे कि इतना स्केल हो सकता है, बट और वो प्रॉफिट भी कमाते हैं। अब उनको प्रॉब्लम क्या है कि साला ये लॉस कमा रहा है और इसकी वैल्यूएशन इतनी हो गई, तो मैं प्रॉफिट कमा रहा हूं तो मेरी वैल्यूएशन क्यों नहीं लग रही? यही रोना है ना। अगेन गेम तुम एब्सोल्यूट टर्म्स में देख ही नहीं रहे हो। भाई सामने वाला क्या कर रहा है, वो बेवकूफ़ी कर रहा है या समझदारी कर रहा है, उसकी लाइफ में क्या हो रहा है, उससे तुम अपनी लाइफ को इफेक्ट कर रहे हो। मतलब अगर मैं किसी को लाला को ऑप्शन दूं, चल ठीक है, हो सकता है मैं तेरे को वैल्यूएशन दिला दूं, ठीक है, 2000 करोड़ की, तू लॉस बना दे, चल 2 साल। ऑप्शन है ना भाई, तेरे को लगता है लॉस बन के वैल्यूएशन मिलती है, तू बना ले 2 साल लॉस, नहीं बनाएगा कभी, ठीक है। तो दूसरे को लोग देख के ना वो मत हो, रीस में मत आओ कि लॉस करके वैल्यूएशन बन रही है, हम ही बेवकूफ है। मैं पूरे इंडिया में जाता हूँ, सब लाला यही रोते हैं, ठीक है। मैं सबको ये बोलता हूँ, सर ठीक है आपकी भी वैल्यूएशन बना दूंगा, लॉस कर दूँ 2 साल, तब दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है, कभी कर ही नहीं सकते। So I think now we should open some questions to the audience. Questions? सर के लिए क्वेश्चन नहीं आ रही, कैसे हो सकता है सर? आपके को-फाउंडर ने आप पे केस क्यों कर दिया? No sir, I'm अखिलेश। तो क्वेश्चन नहीं है सच, एक रिक्वेस्ट है। तो बेसिकली लाइफ में थोड़ी शॉर्टेज चल रही है मोटिवेशन की, तो क्या सबके सामने आप मेरे को ये बोल दोगे कि भाई क्या कर रहा है तू? मैं किसी को नहीं बोलता, मेरे को हर जगह लोग बोलते हैं ये बोल दो वो बोल दो। भाई या तो जावेद अख्तर ने मेरे को लिख के दी स्क्रिप्ट जी, आप शार्क टैंक में जाना और ये 5 मुहावरे यूज करना और आप फेमस हो जाओगे, ठीक है।
तो फिर मेरे को उस डायलॉग की वैल्यू भी हो कि मैं बोलूँ हाँ यार जावेद अख्तर ने लिख के दिए थे, चल गए थे शो पे, मैं शो के बाद भी मारूंगा, ठीक है। तो जो शो में बोला है वो बाय वे ऑफ स्पीकिंग निकल गया, ठीक है। कोई डायलॉग था नहीं तो मैं रिपीट नहीं करता इसलिए। बाकी मतलब मरवाने का इतनी शौक है, किसी और से मरवा लेंगे। यही है वो चेहरा, गौर से देखिए इस चेहरे को। गुड इवनिंग सर, सार्थक दिस साइड। सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपके लाइफ एक्सपीरियंस के रिस्पेक्ट में कि सर अगर आप किसी आप एज ए फाउंडर अगर किसी आप फाउंडर को गाइड करते हो कि आप किसी इन्वेस्टर के सामने इन्वेस्टमेंट लेने जा रहे हो, तो बेसिकली आपको कितनी परसेंट इक्विटी अलॉट करनी चाहिए कि आप उस इन्वेस्टर को एक वक्त पे संभाल भी पाओ और उसके जितने भी एवल पार्ट है उससे बच भी पाओ? नहीं, कोई ईवल पार्ट नहीं है। सी जस्ट बिकॉज मेरा एक्सपीरियंस विद अ सेट ऑफ इन्वेस्टर बुरा रहा, मैं सबको ये नहीं बोलता कि सबके साथ बुरा होगा, ठीक है। बट को ये है कि हाँ लाइफ में आँख कान खोल के चलो, मतलब समझ, जो थ्योरेटिकल बुरा हो सकता है ना वो तुमको पता होना चाहिए। अब तुम उसके लिए सॉल्व कर रहे हो नहीं कर रहे हो अलग बात है, बट तुम ये नहीं इस व्यू से नहीं जा सकते कि अरे मैं इन्वेस्टर के साथ, मतलब इन्वेस्टर तुम्हारा पार्टनर बन रहा है, 10% इक्विटी लेगा, 15 लेगा, 20 लेगा, जो भी लेगा, तुम इस व्यू से नहीं जा सकते कि कभी कुछ बुरा हो नहीं सकता। थ्योरेटिकली जो बुरा हो सकता है वो तुमको पता होना चाहिए, उसके बाद तुम उस रिस्क को सॉल्व कर रहे हो नहीं कर रहे हो अलग चीज़ है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन, वो सिंपल सी कहानी है, एवरीथिंग इज डिमांड एंड सप्लाई। जब मार्केट अच्छी होती है 5 लोग तुम्हारे पीछे पैसा डालने को तैयार होते हैं, तो जो सबसे कम स्टेक लेने को तैयार है, मतलब सबसे ज़्यादा वैल्यूएशन तुमको देने को तैयार है, तुमको उसी से पैसा देना चाहिए। एंड ऑफ द डे यार, मेरे को अगर तुम्हारे पास 2 ऑफर है, एक इन्वेस्टर एक्स की मैं 50 करोड़ डालूंगा, मेरे को कंपनी का 10% चाहिए, yes. और इन्वेस्टर वाई सिंह की मैं 50 करोड़ डालूंगा, मेरे को कंपनी का 20% चाहिए, तो ऑफकोर्स 10% वाला बेटर है यार, क्योंकि एंड ऑफ द डे ये इट्स नॉट लाइक अ को फाउंडर, कोई क्वालिटेटिव एस्पेक्ट नहीं है उसका, ठीक है। जो इन्वेस्टर 50 करोड़ रुपए डाल रहा है, तुम्हारे अकाउंट में 50 करोड़ ही आने हैं, यस सर। उसके साथ कुछ इन्वेस्टर की क्वालिटी नहीं आनी है, तुम्हारे 50 करोड़ में कोई बूस्टर नहीं लगना उसके आने से। तो मैं तो हमेशा यही बोलता हूँ, इफ यू हैव एन ऑप्शन यू टेक द बेटर ऑप्शन, इफ यू डोंट हैव एन ऑप्शन देन यू डाइल्यूट एज मच एज यू आर कंफर्टेबल विद। एंड वो नंबर नॉर्मली मेरे को लगता है 20% के ऊपर नहीं होना चाहिए किसी भी राउंड में। अगर तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, एक ही बंदा खड़ा है, और 90% केस में यही होता है, जब राउंड हो रहा होता है ना, एक ही बंदा पैसे लगाने को तैयार होता है, तब तुमको क्लियर होना चाहिए यार 20% ज़्यादा डायल्यूट नहीं करूँगा इन जनरल। और सर एक अगर प्री रेवेन्यू स्टार्टअप है, ठीक है, तो उसमें अगर इन्वेस्टर के सामने आप पिच करने जा रहे हो, तो उसमें इन्वेस्टर के सबसे पहले क्या देखता है? नहीं, इन्वेस्टर तो अपना रिटर्न ही देखता है, प्री रेवेन्यू, पोस्ट रेवेन्यू, सीरीज ए, सीरीज ई, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। इन्वेस्टर को तो एक ही चीज़ नाप तोल रहा है कि भाई इस लड़के पे पैसा लगाऊंगा तो मतलब मैं कितने टाइम रिटर्न कमाऊंगा, दैट्स ऑल दैट ही इज लुकिंग एट। हेलो सर, मैं आशीष है मेरा नाम। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जब हम टीम को लीड कर रहे होते हैं तो हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं। पहला कि हम टीम को प्यार से पुचकार के लीड कर सकते हैं, राइट, और दूसरा हमारा तरीका होता है वो होता है कि डांट के काम कराएं। अब जब प्यार से काम कराते हैं तो लोग करते नहीं हैं, और अगर डांट के कराते हैं तो लोग करना नहीं चाहते। तो आप जब टीम को लीड करते हो तो आपका तरीका क्या होता है वो करने का? ये अच्छा क्वेश्चन है यार ये। सी आजकल ना जो तुम्हारी जनरेशन है बहुत ही वोक जनरेशन है, वोक बोलते हैं ना, हाँ, तो तुमसे ना माँ बाप की नहीं सुनते तो मतलब फाउंडर की तो घंटा सुनोगे, ठीक है। बट मेरा इसमें व्यू एक ही है कि यार जो टीम है ना उसको फाउंडर की रिस्पेक्ट होनी चाहिए कि यार ये जो बोल रहा है ना
चाहे डांट के बोल रहा है, चाहे आराम से बोल रहा है, बोल सही रहा है, और इसको करने से एज अ कंपनी वी विल ग्रो, और एज द कंपनी ग्रोज तो प्रोफेशनली मैं भी ग्रो करूँगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चैलेंज क्या आता है कि एम्प्लॉयज़ को भी लगता है कि साला मेरा लाला बेवकूफ़ है, फैक्ट है, उसको ये लगता है कि अरे पता नहीं साला, मतलब जैसे ये बोल रहे हैं ना कि दूसरे पे क्यों पैसे लग गए, एम्प्लॉयज़ को भी लग रहा होता है मेरे लाला पे क्यों पैसे लग गए, लेकिन तो बिल्कुल ही बेवकूफ़ है। तो वो ना कहीं पे लैक ऑफ रिस्पेक्ट है, एंड लैक ऑफ रिस्पेक्ट वाले में ना कोई गाली नहीं सुनता। रिस्पेक्ट वाले सिनेरियो में दोनों चीज चल जाती है। तुम किसी को डांट भी दोगे ना, उस बंदे को बुरा भी लग जाएगा, ठीक है, बट फंडामेंटली एट द कोर ऑफ इट उसको रिस्पेक्ट है तुम्हारी, ठीक है, तो वो कड़वा घूट पी लेगा। और मैं उससे शायद नहीं करता भाई, मेरा एक सिंपल उसूल है कि तुम अपने ना कंसिस्टेंट होने चाहिए। तुम ये नहीं बोल सकते यार ये मेरा फेवरेट है, इससे तो मैं आराम से बात करूंगा, और सारे इसकी तो मेरे को शक्ल ही नहीं पसंद, तो ये तो कुछ भी बोलेगा मैं इसको झाड़ूंगा ही। दैट इज इनकंसिस्टेंसी, ठीक है। बट अगर तुम बोल रहे हो बॉस तू मेरे को पसंद है ना पसंद है फर्क ही नहीं पड़ रहा, तू लॉजिक की बात कर रहा है तो लॉजिक की बात है, सही बात है, और लॉजिक की बात नहीं कर रहा है तो तू झाड़ खाएगा, then there is consistency in it, and over time people respect consistency. तो ये जवाब है। Hi Ashni, मेरा नाम प्रियांश है। So looking at your recent journey, we are seeing कि आप Instagram पे काफ़ी एक्टिव हो गए हो, आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग में काफ़ी आ गए हो। So how has that journey been for you? And मतलब क्यों ये शिफ्ट क्यों है? क्या आपको मज़ा आ रहा है इस चीज़ को करने में? क्या रीज़न है? नहीं, मेरे को बिल्कुल मज़ा नहीं आता है। मतलब मैं किसी कंपल्शन में करता हूँ, मतलब ऑफ कोर्स है, मतलब किसी शिफ्ट नहीं है ना, मतलब साला जब मैं कॉलेज जाता था तब था ही नहीं सोशल मीडिया, तो मैं क्या करता उस टाइम ठीक है। तो सोशल मीडिया सी हियर्स द थिंग, सोशल मीडिया आया ही पिछले 3 साल में, या बड़ा पिछले 3 साल में हुआ है, ठीक है। तो अब अगर मैं 40 साल का हो गया हूँ और मैं 40 साल पे सोशल मीडिया कर रहा हूँ, तो 25 साल वाला बंदा तो ये बोलेगा ना साले इसको 40 साल पे क्या चुल चढ़ी है इसको सोशल मीडिया करने की, लॉजिकल सी बात है ना, ठीक है। बट मेरा ना हर चीज़ डेटा ड्रिवन होती है। मेरे को ये लगता है सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है जो ट्रूली डेमोक्रेटाइज कर रहा है कि पहले टू बी हर्ड, टू बी सीन, तुमको बहुत ही नीश सर्कल में ब्रेक इन करना पड़ता है। मतलब एक तरफ तुम बोलते रहते हो कि साला करण जोहर नेपोटिज्म करता है, ठीक है। अगर करण जोहर नेपोटिज्म कर रहा है तो जुकरबर्ग एंटी नेपोटिज्म कर रहा है। वो तो बोल रहा है भाई देख मैंने प्लेटफॉर्म बना के दे दिया, अब ये प्योर मार्केट की गेम है, मैं मेरिट की गेम भी नहीं बोल रहा भाई। अगर मार्केट को बेवकूफी पसंद है तो बेवकूफ चलेंगे, सही बात है, मार्केट को समझदार है तो समझदार चलेंगे, लेट द मार्केट डिसाइड, ठीक है। नाउ अब अपनी बात करूं तो सारा मैं दारू भी नहीं पीता, मैं सुट्टा भी नहीं मारता, ठीक है, मैं कोई आवारागर्दी भी नहीं करता, मेरे कोई ऐसे दोस्त यार नहीं है जिनके साथ जाके मैं हर रोज बैठ जाऊंगा, ठीक है। तो मेरे लिए भी एक रिलीफ है टू गो एंड डू समथिंग कॉमिक ऑन सोशल मीडिया, ठीक, वो तो मैं अपने लिए कर रहा हूँ, मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, मैं किसी के लिए नहीं कर रहा हूँ, अपने लिए कर रहा हूँ ना। अगर मैं कुछ कंटेंट बना रहा हूँ और साला इंस्टाग्राम पे उसके 1.5 करोड़ व्यूज आ रहे हैं, ठीक है, so then I also get excited to make more of it. The moment the market starts telling me कि यार नहीं मत कर यार, मतलब नंबर्स ड्रॉप हो रहे हैं या लोग बोल रहे हैं क्वालिटेटिवली कि ये बहुत क्रिंज हो गया, ठीक, आई विल आल्सो बैक ऑफ। मतलब मैं बेवकूफ तो हूँ नहीं कि यार जस्ट टू बी आउट देयर आई विल डू एनीथिंग, बट मैं उसको नेगेटिव नहीं मानता। मेरे को ये लगता है कि यार ऐसा नहीं होता कि तुम एक बंदे से एक्सपेक्ट करो कि जी आप तो पूरा टाइम सीरियस ही रहो, आपका धर्म ही सीरियस रहना है ठीक है यार। अगर मेरा धंधा भी चल रहा है, मेरी लाइफ भी चल रही है, एंड आई कैन ऑल्सो हैव माई 2 minutes ऑफ फेम एंड 2 minutes ऑफ कॉमिक आउटिंग, व्हाई नॉट।
हेलो सर, आई एम विनायक, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हियर। सर मैं आपसे एक क्वेश्चन था कि जैसे आजकल हम लोग जेई देखते हैं और आजकल जेई कॉलेज वर्सेस ब्रांच का बहुत ज़्यादा सीन चल रहा है और उसके अंदर सीएस का बहुत ज़्यादा बज़ है। तो जैसे मैंने भी सर आईआईटी दिल्ली छोड़ा था इस वजह से कि मेरे को सीएस मिल रही थी यहाँ पे। तो सर ये कहाँ तक सही है कि मैं अपना नेम टैग छोड़ूँ और उस अपॉर्चुनिटी को छोड़ूँ जो एक मेरे को बिग प्लेटफॉर्म मिल रहा है आईआईटी के थ्रू और किसी और कॉलेज में जाके, कि मैं उस प्लेटफॉर्म को छोड़ूँ और आगे बढ़ने में प्रॉब्लम करूँ। और आगे जैसे मैंने आज अपनी ज़िंदगी में ये डिसीजन लिया कि मैं प्लेटफॉर्म छोड़ूंगा और आगे भी अगर मेरे को इस टाइप का कोई डिसीजन मिलता है तो क्या मेरे को ये डिसीजन लेना चाहिए कि मैं प्लेटफॉर्म छोड़ूं या फिर एक बस चुनूं? बस सिर्फ प्लेटफॉर्म को मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि बस को चुनूं या प्लेटफॉर्म को चुनूं? नहीं, इट्स अ जेन्युइन, वेरी जेन्युइन क्वेश्चन। देख, मैं जब तेरी तो अच्छी रैंक आई होगी, मेरी तो रैंक भी इतनी अच्छी नहीं थी में। मेरी थी 1823 रैंक उस टाइम पे। तो अब मेरे पास ऑप्शन क्या थी कि सार्काज़म प्रो मैक्स, आईआईटी गुवाहाटी लेता जहाँ मेरे को केमिकल मिल जाता, ठीक है, या मैं आईआईटी दिल्ली लेता जहाँ मेरे को सिविल मिल रहा था। तो मेरे लिए इजी ऑप्शन थी, मेरे को कंप्यूटर साइंस मिल नहीं रहा था। तो इट वाज एन इजियर ऑप्शन, सेइंग कि साला घर के पास है, कौन जाएगा गुवाहाटी, तो नहीं चलता। मतलब मैं तो डीसी तक नहीं गया था, मतलब मेरे को डीसी में मिल जाता इलेक्ट्रॉनिक्स, या मेरी रैंक अच्छी थी वहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक्स मिल जाता और मैं एक साल में अपग्रेड करके CSC में चला भी जाता। बट फॉर सम रीजन आई चोज IIT एंड it's a function of what do you really aspire to do. देख, एक प्लेटफॉर्म चूज करना ना बहुत सेफ ऑप्शन है। अब देखो, अगर डिग्री की खानी है, सेइंग कि बॉस मेरे को तो सिर्फ एक डिग्री चाहिए अच्छी सी, ताकि साला सामने वाला मेरे को हर टाइम पे कोई नौकरी देने को तैयार हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ मेरे को काम आता है नहीं आता है, तो देन IIT डिग्री इज बेटर देन एनी अदर डिग्री। सेइंग कि बॉस तुम कुछ भी नहीं बोलोगे ना, सामने वाला बंदा इंप्रेस हो जाता है, यार साला IIT गया था यार, कुछ तो होगा लड़के में। बट अगर तुम्हारा व्यू ये है कि नहीं यार मेरे को डिग्री की नहीं खानी, मैं तो काम वाला बंदा हूँ, मैं अपने काम से प्रूव करके दे दूंगा, देन यू शुड ऑलवेज चूज व्हाट यू आर गुड एट, राइट, और व्हाट योर रियल पैशन इज, राइट। So if you're really passionate about coding and computer science, then it's the right decision to take it. How does an IIT matter over your course? But उस कोर्स की सिलेक्शन भी ना इंटरनल होनी चाहिए। ये नहीं हो सकती कि अरे भाई आज कंप्यूटर साइंस चल रहा है तो आज ये ले लेते हैं, अब पता लगा 2 साल बाद बायोटेक्नोलॉजी चल रहा है तो बोले कि मैं बायोटेक्नोलॉजी ले लेता हूँ, then you are not clear कि तुमको करना क्या है। सर लास्ट 2 क्वेश्चंस लेंगे हम यार। Hello, back here. और क्वेश्चन ले रहे Hi, I'm Devansh. So I wanted to ask you about your investment strategies. So like being at Shark Tank, you might be like आप startups में बहुत ज़्यादा invest कर रहे हैं, which are like a relatively risky option, right? So out of like 100% that you have, right? So of your investment amount, like आप उसका allocate कैसे कर सकते हैं? आप उसका allocate कैसे करते हैं और कहाँ पे करते हैं? It might be real estate, it might like those are some kind of safer options I would assume, या फिर startups or maybe crypto, and so I would like to know about how you invest and where are you investing, you know? क्रिप्टो में मैं कुछ नहीं करता, ठीक है, मेरे को समझ ही नहीं आता लास्ट तक क्रिप्टो, मतलब मोनोपोली लगता है मेरे को कि मैं एक मोनोपोली की गेम ले लूँ और उसमें से नोट निकाल लूँ मोनोपोली वाले और किसी को बोलूँ देखो जी मेरे तो ये अंडर रिटर्न है बाय ब्लॉकचेन, ठीक है, तो आप मेरे से ये मोनोपोली का 100 रुपये का नोट ले लो, मेरे को 100 रुपये का असली नोट दे दो, ठीक है। तो क्रिप्टो मेरे को जेन्युइनली नहीं समझ आता। माई व्यू हैज ऑलवेज बीन इट्स द बिगेस्ट स्कैम विच हैज बीन सोल्ड ग्लोबली, राइट, सेइंग कि किसी चीज़ की अंडरलाइंग वैल्यू है जस्ट बिकॉज उसके पीछे कुछ टेक्नोलॉजी है। अब क्या टेक्नोलॉजी किसी को नहीं पता, खरीद लो, बढ़ जाएगा, बेच देना। दैट इज व्हाट 99.999% ऑफ इन्वेस्टर्स हैव इन्वेस्टेड इन। एंड क्रिप्टो तो दूर की बात है, तुम किसी को एक केला दे देगा ना, बोलेगा ये देख केला, ठीक है, इस पे आज इन्वेस्ट कर दे, मैंने इसमें बहुत टेक्नोलॉजी लगाई है और 6 महीने बाद देखिए डबल हो जाएगा, तो साला वो केला लेने भी कोई आ जाएगा। जनरली बता रहा हूँ, लोग ना रिटर्न के पीछे भागते हैं, अंडरलाइंग एसेट का आधे लोगों को पता भी नहीं होता है क्या। सो नो क्रिप्टो फॉर मी।
सी मैंने बहुत ही ना रिस्की गेम खेली है, बहुत ज़्यादा रिस्की गेम. 100% ऑफ माई इन्वेस्टमेंट्स आर इन स्टार्टअप्स. 100%. मतलब मेरे पास कोई पब्लिक मार्केट पोर्टफोलियो नहीं है, मैंने कोई डाइवर्सिफाई नहीं कर रखा. एंड उसका रीज़न ये है कि अगर एक बार तुम एक रिस्क से कंफर्टेबल हो जाते हो एज एन ऑपरेटर, अगर मैं स्टार्टअप बनाने से कंफर्टेबल हूँ तो एज एन इन्वेस्टर तो मेरे को रिस्क ही नहीं दिखता आफ्टर वाइल. सो आई प्लेड एन एक्सट्रीमली. एंड बहुत लोग ना आपको बोलते हैं डाइवर्सिफाई करो, डाइवर्सिफाई करो. यार मेरे को जेन्युइनली लगता है कि ना अगर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है रिलेटिवली, तुम डाइवर्सिफाई करके कुछ नहीं बना सकते. कुछ बन गया उसके बाद तुम डाइवर्सिफाई कर सकते हो. ठीक है, तो मेरे हिसाब से अगर तुम यंगस्टर हो, यू डोंट डाइवर्सिफाई. ये नहीं कि मैं मेरे पास 100 रुपए हैं तो मैं 50 का रियल एस्टेट लूंगा, 30 पब्लिक शेयर होल्डिंग में डालूंगा, 20 स्टार्टअप में डालूंगा. भाई एक तरफ कॉल ले लो. तुमको लग रहा है साला ये प्लॉट भागने वाला है पूरा डाल दो. या तुमको लग रहा है कि साला ये स्टॉक भागने वाला है, पूरा डाल दो. ठीक है, हाँ जब तुम्हारे पास इतना पैसा आ जाए कि अब तुमको इतना, अब उसके बाद रिस्क लेने का मन नहीं है या जरूरत नहीं है, उसके बाद कर दो डाइवर्सिफाई. सो सिंपल है. फाइनेंस में भी एक चीज सिखाते हैं, रिस्क एंड रिवॉर्ड. इफ यू डोंट टेक द रिस्क यू विल नेवर गेट द रिवॉर्ड. सिंपल कहानी है. भाई जिसके हाथ में माइक पहुंच जाए वो सवाल पूछ लो. मैं क्या माइक सर मुझे से आपको ऑटोग्राफ चाहिए था. क्यों? सर आपके बुक पे. क्या करेगा भाई? सर इन्वेस्टमेंट सर फ्यूचर में काम आएगा. सर मिल सकता है सर प्लीज. फ्यूचर में काम आएगा. 1000 रुपए दे दे, मैं ऑटोग्राफ दे दूंगा. सर मिल सकता है सर प्लीज. नहीं भाई सवाल पूछने दे यार. सर उसके बाद हाय सर. हेलो सर. सर कार्तिक वादर. सर एक क्वेश्चन था सर. आई वॉच्ड एन इंटरव्यू ऑफ योर्स विद संयम. सर उसमें आपने कोई बात करी थी कि व्हेन यू स्टार्टेड योर करियर यू हैड अ जर्नी विद इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड ऑल. तो थोड़ा सा आपका एज एन एक्सपीरियंस पर्सन पीओवी चाहिए था. हाउ वुड यू कंपेयर द सिनेरियो ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इन इंडिया एज कम्पेयर टू कंट्रीज लाइक यूएस एंड स्विट्जरलैंड एंड ऑल. आपका पीओवी क्या है कि उन दोनों में डिफरेंस कहाँ पे आया था, किस लाइन पे थोड़ा सा बाइफिकेशन आती? नहीं यार मतलब इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ना एक टाइम पे बहुत हॉट चीज़ होती थी करने को. बट एंड ऑफ द डे वो ब्रोकरेज का धंधा है यार. बेसिकली किसी को पैसा चाहिए, तुम उसको पैसा दिलवा रहे हो और उस पैसे की जगह वो शेयर्स दे रहा है. ठीक है, दैट इज द कोर बिजनेस एट बिजनेस एट इट्स कोर. इट्स अ ब्रोकिंग बिजनेस. इट्स नॉट अ हाई वैल्यू एडिशन बिजनेस. हाँ बट ये है कि वो हाई ट्रांजैक्शन वैल्यू ब्रोकिंग है. मतलब मैंने जो पहली डील कराई थी वो 1600 करोड़ रुपए की थी. उसमें हमारी फीस मतलब एज अ बैंकर मेरी फीस 24 करोड़ रुपए थी. ठीक है, अब सिंगल ट्रांजैक्शन में तुम 24 करोड़ रुपए कमाने को मिल रहे हैं. ठीक है, बिना फैक्ट्री लगाए, बिना कुछ इन्वेस्टमेंट करे, तो वो लोगों को अपील करती थी. बट उसके बाद हुआ क्या कि ट्रांजैक्शन वैल्यू भी कम होने लग गई. अब डील्स बहुत छोटी छोटी होती हैं एंड लोग 2% देने को 1.5% देने को भी तैयार नहीं है. ठीक है, तो इट्स बिकम अ वेरी कमोडिटाइज्ड बिजनेस टुडे. एंड इवन इन द यूएस इट बिकम वेरी कमोडिटाइज्ड बिजनेस. अभी ना किसी को ढूंढना बड़ा मुश्किल काम नहीं है. भाई तुमको अगर इन्वेस्टर चाहिए, तुमको भी पता है 100 इन्वेस्टर है इंडिया में जो पैसे लगाते हैं. ठीक है, तुम स्मार्ट इनफ हो, सबकी ईमेल आईडी निकाल लोगे, डायरेक्ट अप्रोच कर लोगे, तो इन्वेस्टमेंट बैंकर क्या वैल्यू एड करेगा बीच में. ठीक है, सो इन न्यू टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैव नॉट एडेड एनी वैल्यू एट ऑल. एंड इन जनरल मेरे को लगता है कि थोड़ा सा हाइप धंधा. 10 साल पहले इट यूज टू बी द थिंग टू डू, बट इन टूडेज वर्ल्ड इट्स नॉट द टॉप थिंग टू डू. सर इफ यू आर जस्ट लुकिंग एट इट फ्रॉम अ मॉनेटरी पॉइंट ऑफ व्यू, सो आपको ये क्या होगा? मॉनेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी मेरे को लगता है सर आज की डेट में तो मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर ज़्यादा पैसे कमा के जाते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकर से. हाय अश्लील, लेफ्ट साइड और लेफ्ट और बिल्कुल. हाय कैसे हो? याद
अच्छा याद आनंद भैया चलो मैं सवाल पूछता हूँ सीधा तो आनंद बेसिकली एक पैटर्न था दैट मतलब आई जस्ट वाज क्यूरियस अबाउट योर माइंडसेट ऑन दैट तो इन जनरल जो यूएस के जो लाइक यू नो द बिलियनियर्स ऑफ द वर्ल्ड है उनमें बहुत सारे लोग एक्चुअली टेक्नोलॉजिकल बैकग्राउंड से थे और मतलब इस टाइप की चीज़ें करते तो बिल गेट्स हो गया और ये सारी चीज़ें कर रहा था बट लेट्स से इफ यू थिंक अबाउट द लाइक द मोस्ट रिचेस्ट पीपल इन इंडिया दे आर नॉट वो वाले टेक वाले लोग दे आर फ्रॉम अ बिजनेस काइंड ऑफ अ बैकग्राउंड एंड लाइक सिंस वी आर लाइक यू नो अ टेक काइंड ऑफ एन इंस्टीट्यूट व्हाट डू यू थिंक ऑन दिस disparity? Do you think that is something to do with education or entrepreneurship या culture? यार एक तो पहले ना लाइफ सॉर्टेड थी कि कोई रईस होता था तो प्राइवेट में रईस होता था, ठीक है, किसी को पता ही नहीं था वो करता क्या है, उसकी लाइफ क्या है। अभी क्या सब कुछ पब्लिक हो गया, एवरीथिंग इज ऑन सोशल मीडिया, ठीक है। तो अब अंबानी जी पार्टी कर रहे हैं तो सब अंबानी जी की पार्टी देख रहे हैं बैठ के यूट्यूब पे। पहले अंबानी जी पार्टी करते तो प्राइवेट में हो जाती थी। तो आई थिंक सी देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शन टुडे। मेरे को लगता है कि किसी बिलियनियर को देखने ही क्यों है, क्यों तुमको देखना है कि उस वाला क्या गाड़ी चला रहा है, क्या पहन रहा है, क्या कर रहा है, मतलब वो अपना खून जलाने वाली बात है, ठीक है। एंड इट्स सम सेंस इट्स अ डिस्ट्रैक्शन। तुम अपना काम करो यार, लाइक जब पैसे आ जाएंगे वो पैसे कैसे खर्चने वो 1000 लोग सिखाने वाले हैं, ठीक है। वो पैसे कमाने कैसे हैं वो कोई सिखाने वाला नहीं है। तो अपना फोकस ये होना चाहिए कि यार तुम अपने पे देखो। नाउ कमिंग टू दिस स्पेसिफिक क्वेश्चन ऑन इंडिया में, फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम ऑल बिजनेसेस वर लाइसेंस्ड, लाइसेंस राज था, ठीक है। तो ट्रेडिशनली जो बड़े बिजनेसमैन थे वो थे जो लाइसेंस स्विंग कर लेते थे, कि किसी पॉलिटिशियन को जानते हैं नहीं जानते भी तो उनको पता है कि कैसे खरीदना है किसी को, ठीक है। तो people who became rich were who used the government or used the political system to get the licenses. फिर वो लाइसेंस राज में लाइसेंस आ गया तो लाइसेंस के साथ बिजनेस में पैसा भी अच्छा होता था, बिकॉज कोई और कंपटीशन तो घुस नहीं सकता, तो आप और पैसा कमा लेते थे। एंड देन वो पैसा यूज करके लोगों ने मल्टीपल बिजनेसेस खोल लिए, पीपल बिकेम conglomerates in that sense. टेक ड्रिवन बिजनेसेस, राइट, यूएस में बहुत पहले आ गए थे, इंडिया में अभी आने शुरू हुए। बट अगर तुम वैसे देखोगे तो लास्ट 10 साल में मेजरली जो लोग हैव बिकम रिच और सुपर रिच, दे आर ऑल कमिंग फ्रॉम टेक बैकग्राउंड। अब जितने भी स्टार्टअप हैं, जितने स्टार्टअप फाउंडर हैं, वो तो सब टेक बैकग्राउंड वाले हैं ना। मेरे को अब इनफैक्ट बहुत कम लोग दिखते हैं कि जो कोई ट्रेडिशनल बिजनेसमैन आया हो, जो स्क्रैच से शुरू करा हो पिछले 5 साल में, और वो रईस बन गया और लोग उसकी वाहवाही कर रहे हैं। सो आई थिंक जो ट्रेंड यूएस में है एग्जैक्टली सेम ट्रेंड इंडिया में है। हाँ, बट वो नंबर्स एब्सोल्यूट में कम है, तो तुमको अभी भी वो अंबानी, टाटा, बिरला वो दिखते हैं, ठीक है। बट ओवर टाइम आई थिंक वो भी बैलेंस आउट हो जाएगा। Ashniji, I have a question for you. What was the main point because of which you shifted from job to business? And secondly, have you experienced shift in your ikigai in your life? पहले तो इकिगाई होता क्या मेरे नहीं, मेरे को किसी ने किताब दी थी, मैं पता नहीं, मैंने किसी पे फैक्ट दी थी, वो शायद तो मेरे इकिगाई मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत ही क्या बोलते हैं इsoteric इंटेलेक्चुअल चीज होगी, तो मेरी तो खराब होगी। मिशन ऑफ लाइफ नहीं, मेरा बहुत खराब है मिशन लाइफ में। मतलब भाई मेरा एक ही मिशन है, मेरे को पैसे कमाने हैं। मैं आई एम मतलब फंडामेंटली आई एम वेरी वेरी क्लियर, आई एम अ कैपिटलिस्ट, ठीक है। मेरे को एक्साइटमेंट ही पैसे से होती है। अगर किसी चीज में पैसे कमाने को है मैं एक्साइटेड हूँ, नहीं है तो मैं एक्साइटेड नहीं हूँ। अब आपको मेरे पे जितनी जजमेंट पास करनी कर लो, ठीक है, कि ये खोखला इंसान है या इसका इकिगाई स्कोर लो है, जो भी है।
एंड जॉब से बिजनेस की जंप भी मैंने इसलिए मारी। बेसिकली मैं ग्रोफर्स में था, मैं CFO था, एंड अलविंदर मेरा बैचमेट था, उसने बनाया। एंड अलविंदर पहले नौकरी करता था दीपिंदर की एट जोमेटो, तो अलविंदर ने दीपिंदर से सीखा धंधा कैसे बनाते हैं, तो उसने अपना धंधा शुरू कर दिया। फिर मैंने अलविंदर से सीखा, मैंने अपना धंधा शुरू कर दिया। ठीक है, तो आई थिंक समवेयर ना वो पीयर कंपटीशन था फॉर मी। मतलब क्यों एक ट्रिगर होता है ना कि मेरे को लगता है साला ये तो मेरा नोट्स पढ़ के पास हुआ है और मैं इसकी नौकरी कर रहा हूँ। ठीक है, तो कहीं तो वो पीयर प्रेशर था। एंड मेरे बैच में ना वो पीयर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, बिकॉज माई IIT बैच इज 2000 एंट्री, 2004 2005 ग्रेजुएशन। एंड उसमें ना एक से बढ़ के एक खिलाड़ी है उसमें, उस बैच में। स्टार्टेड विद सचिन बंसल, विनी बंसल, ठीक है, फिर दीपिंदर हुआ, अलविंदर हुआ, फिर मैं हुआ, फिर हर्ष जैन है ग्रो करके, रुचि काल रहा है ऑफ बिजनेस। मतलब ऐसे कम से कम नहीं तो उड़ान वाला पूरा गैंग है। तो ना मैंने 20-25 लड़के लड़कियां हैं जो कि सेम बैच से निकले। एंड कहीं ना वो आपको कहीं पे फॉल्स कॉन्फिडेंस देता है, सही कि सारे ये तो मेरे साथ पढ़ते थे तो मैं भी कर लूंगा। तो हम बहुत सारे ना वो फॉल्स कॉन्फिडेंस में कूद गए। ठीक है, कुछ तैर गए, कुछ डूब गए, वो अलग बात है, बट समवेयर एक दूसरे को देख के हमको कॉन्फिडेंस बहुत आया। ठीक है भाई, अब रैप अप करते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं सर, लास्ट क्वेश्चन। Good evening, sir. I'm Shikhar from third year. मेरा एक simple question है. When we as students, get together to make an idea, and we have a number of students working with us, for example, 5 to 6 students, what kind of metrics do you follow while choosing a co-founder if the idea gets evolved into a startup, etc.? How do you actually manage to give the roles, and what metrics do you use for these? फंडामेंटल प्रॉब्लम ये है कि अगर तुम को फाउंडर चूज कर रहे हो तो को फाउंडर भी तो तुमको चूज करना चाहिए ना। तो इट इज नॉट अ मैटर ऑफ चॉइस, इट इज 2-3 पीपल कमिंग टुगेदर एंड सेइंग कि बस हम ये चीज करेंगे, सेम चीज हमको एक्साइट कर रही है और हमको एक दूसरे के साथ काम करना है। ठीक है, तो हमारे पास कुछ नहीं है, हमको नहीं पता कुछ बनेगा भी नहीं बनेगा, बट भाई तेरे साथ काम करना है, मजा आएगा। तो एक तो वो रिस्पेक्ट होनी चाहिए आपस में कि मेरे को काम करना है तो तेरे साथ काम करूंगा, बहुत मजा आएगा। और थर्डली सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स होनी चाहिए। अगर तुम सेल्स में या मार्केटिंग में तेज हो, दूसरा बंदा टेक और प्रोडक्ट में तेज होना चाहिए। बिकॉज अगर तुमको दोनों को सेम ही चीज अपील करती है तो फिर जो दूसरी चीज सॉल्व करनी है, एक तो कोई सॉल्व नहीं कर रहा और दूसरा तुम आपस में भिड़ते रहोगे फिर ज्यादा। जब तुमको पता है ना यार मेरा को फाउंडर टेक देखता है, प्रोडक्ट देखता है, मैं मार्केटिंग देखता हूँ, क्लैरिटी ऑफ रोल अपने आप आ जाती है। सो कभी भी ना उसको ये मत बोला हाउ डू आई चूज अ को फाउंडर। को फाउंडर्स हैव टू ऑर्गेनिकली कम टुगेदर, मेरे को ये लगता है। And so just an additional is what's the kind of the number that you look for, the number of co-founders? Because in the Shark Tank season you actually pointed out that if you have more number of co-founders then your equity is kind of liquidated in that and you focus on a small number. As a student founder, यार लेट्स से आपने 2 साल काम भी किया, 3 साल भी काम किया है, अगर आप सेम पीयर ग्रुप हो, सेम एज के बंदे हो और सेम जगह स्टार्ट कर रहे हो तो आपकी इक्वल इक्विटी होनी चाहिए। उससे 2 चीजें होती हैं, अगर कोई कम कंट्रीब्यूट कर रहा है वो ऑटोमेटिकली ड्रॉप ऑफ हो जाएगा आफ्टर वाइल। बट आप शुरू में ये नहीं बोल सकते कि यार 80% मेरा है 20% तेरा है। सेम चीज, हम दोनों सेम कॉलेज गए थे बट आइडिया मेरा था तो मेरा 80 है तेरा 20 है, वो कभी नहीं चलने वाला बिकॉज एग्जीक्यूशन उसके बाद होनी है। Once you have done a few startups, when you are bringing more to the table, maybe at that point of time you can flex that muscle. But coming out of college, if you're doing a startup, especially with your peers, fellow students, you have to be very, very fair.
Thank you so much, sir, for coming here, coming to the end of this session. So we have a small token of appreciation for sir. Sir, it's an autograph. पीछे Also, बढ़ गया। please join, sir. अरे नाइस। अरे Quick announcement. Kindly remain seated.